संविधान में आप लोगों का भाग 1, भाग 2, भाग 3 खत्म हो गया था। अब हम लोग कौन सा भाग पढ़ेंगे? 4। भाग 4 हम लोगों को पढ़ना है। इसमें अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक है, जिसे हम लोग राज्य का नीति निर्देशक तत्व के नाम से जानते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आपको हम पिछले क्लास में बताए थे संविधान का स्रोत में आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। और आयरलैंड का संविधान में इसको स्पेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? स्पेन से। बात समझ में आया? आयरलैंड का संविधान 1934 में बना था और वहाँ के संविधान से ही भारत में राज्य का नीति निर्देशक तत्व को लिया गया था। बात समझ में आया? तो इसमें आपको क्या बोलना है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी भाग 4 में मिलता है, जिसमें कुल कितना अनुच्छेद है? तो 36 से लेकर के 51 तक है। सारा पढ़िएगा, उसका खत्म हो जाएगा। 51 तक जो बच्चा कर लिया संविधान में, 51 तक अनुच्छेद जिन लोगों ने कर लिया, समझ लीजिए उसके बाद उसका जो संविधान का रास्ता होगा वो काफ़ी आसान हो जाएगा। जो भी थोड़ा मोड़ा कठिनाई होता है वो 51 तक ही होता है, इसके बाद आपका सारा इजी होगा। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व का चर्चा हमको कहाँ मिलता है? तो भाग 4 में। अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 36 से लेकर के 51 तक। और आयरलैंड का संविधान से ये लिया गया है। और आयरलैंड का संविधान में ही कहाँ से लिया गया है? तो स्पेन से लिया गया। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। एक व्यक्ति का आपको नाम याद रखना है, ग्रेनविल ऑस्टिन। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि जो नीति निर्देशक तत्व है, जो निर्देशक तत्व है और जो मूल अधिकार है, वो संविधान का क्या है? आत्मा है, मूल आत्मा है। आज गाना लेकिन तगड़ा बज रहा है। बात समझ में आया? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार वो दोनों क्या है? संविधान का मूल आत्मा है। ठीक है यहाँ तक में। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि राज्य का नीति निर्देशक जो तत्व है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता जुलता है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत में जो गवर्नर या गवर्नर जनरल रहता था, या भारत के जो भी उपनिवेश में गवर्नर रहता था, उनके लिए निर्देशक तत्व बनाया जाता था, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल बनाया जाता था, ताकि वो उसको फॉलो करे। बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसलिए भारत शासन अधिनियम से भी ये काफ़ी ज़्यादा क्या है? मिलता जुलता है। उस समय कौन बनाता था? तो ब्रिटिश सरकार। किसके लिए बनाता था? आज शादी है लगता है, गाना बजता रहेगा, चिंता मत करिए, भोज खाने सब चला जाइएगा। तो किससे मिलता है ये हम लोगों का? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से मिलता है। यहाँ तक में किसी को तो कोई दिक्कत नहीं होगा? यहाँ तक में क्लियर है? इसमें टोटल अनुच्छेद आपका कितना है? तो 36 से लेकर के 51 तक है। इसका उद्देश्य क्या है? आखिर किसी भी चीज़ का उद्देश्य होता है, तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो है एक कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना। आया समझ में? तो ये था आपका पूरा का पूरा इंट्रो, जो आपको लिखना पड़ेगा शुरू में, क्योंकि इसी साल एग्जाम में पूछा गया था। ये 68 बीपीएससी GS 2 क्वेश्चन नंबर 1 का BSc नंबर में पूछा गया था। आ रहा है समझ में? तो सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन में लिखना है कि संविधान के चौथे भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलता है, और ये जो है आयरलैंड से लिया गया है, और आयरलैंड में ये कहाँ से लिया गया है? तो स्पेन से लिया गया है। ग्रेनविल ऑस्टिन कहते हैं कि जो नीति निर्देशक तत्व है और जो मूल अधिकार है वो संविधान का क्या है? मूल आत्मा है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि जो निर्देशक तत्व है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि उस समय ये वाला जो निर्देशक तत्व है वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा किसके लिए जारी किया जाता था? गवर्नर
या फिर गवर्नर जनरल के लिए जारी किया जाता था। ठीक है यहाँ तक में। और इसमें कुल अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो 36 से लेकर के 51 तक में। समझ में आया? ये था केवल इंट्रो। अब हम लोग 36 से लेकर के 51 तक पढ़ेंगे, उसके बाद ये हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। तो फटाफट पहले आप लोग इसको लिख लीजिए। क्या चलिए लिखिए। संविधान के भाग 4 में संविधान के भाग 4 में राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलता है। राज्य का नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी मिलता है। इसमें कुल 36 से लेकर के 51 तक अनुच्छेद है। हाँ, इसमें कुल 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। 36 से 51 तक अनुच्छेद हैं। हाँ, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। हो गया? पैरा चेंज करिए। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अच्छा, शॉर्टकट में आप इसको लिख सकते हैं। इसका शॉर्टकट क्या होता है? DPSP। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने DPSP तथा अधिकार को संविधान का मूल आत्मा कहा है। हाँ, ग्रेनविल ऑस्टिन ने DPSP तथा अधिकार को मूल अधिकार कहा है। मूल अधिकार कहा है। मूल अधिकार कहा है। क्या शादी होगा लगता है किसी का? हल्दी में इतना गाना बजाता है, कौन आदमी है ये सब? हो गया? चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, लाइन चेंज करके लिखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने DPSP को भारत शासन अधिनियम 1935 से, भारत शासन अधिनियम 1935 वहाँ लिखल है, भारत शासन अधिनियम 1935 के निर्देशक तत्व के तरह बताया। निर्देशक तत्व के तरह बताया। निर्देशक तत्व के तरह बताया जो ब्रिटिश सरकार द्वारा हाँ, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर या गवर्नर जनरल को दिया जाता था। हो गया? उद्देश्य लिख करके डैश दीजिए, इसी में सब हेडिंग दीजिए उद्देश्य। DPSP का मुख्य उद्देश्य, DPSP का मुख्य उद्देश्य कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है। कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना है तथा आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना है।
हाँ, अनुच्छेद लिख लिए ना इसमें 36 से 51। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र का स्थापना करना है। देखिए 36 से लेकर के 51 तक के बीच में जो भी अनुच्छेद आता है तो उसका हम लोग कुछ वर्गीकरण कर सकते हैं। किस प्रकार से हम वर्गीकरण कर सकते हैं? हालांकि संविधान में ऐसा कुछ वर्गीकरण नहीं किया गया, लेकिन अलग अलग हम विचार के सिद्धांत के आधार पे हम इसको 3 भाग में बांट सकते हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और अगर हम तीसरा बात करें तो उदार बौद्धिक सिद्धांत। संविधान में ऐसा बांटा गया नहीं है, ये बात याद रखिएगा। ये लोग हम बस अपने विचार से कि किनका कौन सा विचार है उसके आधार पे हम इसको 3 भाग में बांटे हैं। सबसे पहले समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो अब इसको याद हम लोग किस प्रकार से रखेंगे? तो समाजवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 36, 37 छोड़ देना है। तो कितना हो जाएगा? 38, 39, 39 को, उसके बाद 40 भी छोड़ दीजिएगा, 41, 42, 43 और 47 आता है। हम क्या बताएं, आपको समझ में आया? हो सकता है पूछ दे कि बताइए अनुच्छेद 41 जो है वो कैसा सिद्धांत है, उदारवादी है या फिर समाजवादी है या फिर गांधीवादी है? तो कैसा हो जाएगा? समाजवादी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? तो अभी हम इसको एक एक करके करवा देंगे। 36 से 51 तक एक साथ करवा देंगे, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 51 तक। लेकिन अगर इसे बीच बीच से करवाएंगे तो आप लोग दिक्कत हो जाएगा। लेकिन हम इस तरह अनुच्छेद केवल लिखवा देते हैं ताकि बाद में जब हम अभी करवाएंगे तो आप डिटेल कर पाइएगा ना, रिलेट कर पाइएगा ना कि कैसे लिखना है। तो समाजवादी में कौन कौन हो जाएगा? 38, 36, 37 छोड़ देना है, 38, 39, 39 ए यानी कि को 40 छोड़िए, 41, 42, 43 और एक ठो 47। बात समझ में आया? अब इसमें देखिए 40 लीजिए, 40 3 कितना हो गया? 43, 43 3 कितना हो गया? 46, उसके बाद 47, उसके बाद 48। हाँ इसमें 47, क्यों डबल नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हो गया। अब देखिए कौन सा छूट रहा है इसमें? 44 छूट रहा है ना, तो इसमें लीजिए 44, 45, 46, 47। क्या चीज़? अच्छा 46, 47 यहाँ है, तो 44, 45, 46, 47 तो यहाँ है किया, तो 48, 49, 50, कोई बात नहीं है तो क्या हुआ? 51। बात समझ में आया? तो केवल आप लोग इसी तरह लिखिए फटाफट। हाँ जल्दी इसी प्रकार से केवल अनुच्छेद लिख लेना है ताकि बाद में जब हम करवाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 36 लिख करके डैश दिया जाए। देखिए अनुच्छेद 36 में कहा गया है कि जो भाग 3 में, संविधान के जो भाग 3 में राज्य का परिभाषा है वही परिभाषा भाग 4 में भी होगा। ठीक है, यहाँ तक में संविधान के भाग 3 में जो परिभाषा राज्य का है वही परिभाषा किस में भी होगा? भाग 4 में भी होगा। खत्म हो गया अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 37 कहता है, क्या कहता है अनुच्छेद 37? तो अनुच्छेद 37 में ही कहानी है यहाँ पे, इसको समझिए। अनुच्छेद 37 कहता है कि राज्य जो है वो डीपीएसपी को पूर्णतः लागू करने के लिए बाध्य नहीं होगा। राज्य का मर्जी है, राज्य उसको लागू कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? अब राज्य में यहाँ पे सब चीज़ आएगा, केंद्र आएगा, लोकसभा केंद्र आएगा, राज्य आएगा, राज्य मतलब जो स्टेट हम लोग का है, स्थानीय सरकार आएगा, या तो कोई प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी आएगा, कुछ भी वो बाध्य नहीं है डीपीएसपी को लागू करने के लिए। यानी कि वो, और आप इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में इसको आप चुनौती भी नहीं दे सकते हैं कि सरकार ये लागू नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है? जैसे
एक डीपीएसपी कहता है कि सरकार जो है वो मतलब कि जो मादक पदार्थ होता है उसको वो प्रतिबंध कर सकता है, उसको अधिकार में है, लेकिन सरकार का ये अपना मर्जी। जैसे बिहार में मादक पदार्थ को बंद कर दिया है, यहाँ का सरकार ने डीपीएसपी के तहत इसको बंद कर दिया, लेकिन अदर स्टेट में ये चल रहा है, तो वो नहीं माना, लेकिन बिहार वाला मान लिया है। बात समझ में आया ना? तो सबको अपना अपना स्वतंत्रता है, आप मानिए या नहीं मानिए, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसको हम लोग चुनौती नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि अगर कोई मूल अधिकार का हम लोगों का हनन होता है तो उसको हम चुनौती दे सकते हैं क्या? उसको हम लोग चुनौती एससी में दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इससे संबंधित हम चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये जो है राज्य को स्वतंत्रता प्रदान करता है कि आप डीपीएसपी को मानिए या नहीं मानिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक में बस ये निर्देश दिया है कि आपको इस प्रकार से कार्य करना है, आपको इस प्रकार से अपना पॉलिसी को मेकिंग करना है कि ये सब भी टच में रहे। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि हम 37 का इतना व्याख्या क्यों किए। आगे जैसे अनुच्छेद 37 के बाद क्या हो जाएगा 38, तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक आर्थिक न्याय करेगा। बात समझ में आया? राज्य जो है वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, ये सब का न्याय को बढ़ावा देगा। ठीक है। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि राज्य सुरक्षित रखेगा। क्या चीज को सुरक्षित करेगा राज्य? तो ये सुरक्षित करेगा स्त्री, मतलब देश के सभी नागरिकों को आजीविका जुटाने के लिए प्रयास करेगा। आजीविका मतलब समझ रहे हैं ना कि आपको किस प्रकार से रोजगार मिलेगा, इसके लिए वो प्रयास करेगा। राज्य जो है वो स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देगा। ऐसा नहीं है कि कोई काम पुरुष कर रहा है उसको 50,000 मिल रहा है और कोई काम वही काम स्त्री कर रही है तो उसको 20,000 मिल रहा है, ये गलत काम है। राज्य इस सब बातों को क्या रखेगा? ध्यान में रखेगा। राज्य जो है वो बच्चों का स्वास्थ्य के लिए ध्यान रखेगा। ये सब उसका क्या है? तो निर्देश दिया हुआ है। किसके द्वारा दिया हुआ है निर्देश? तो संविधान के द्वारा दिया गया है। किसको दिया गया है? तो राज्य को दिया गया है। बात समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? इसी में एकजुटता है। अनुच्छेद 39 को, इसी में एकजुटता है 39 को। तो इसमें क्या बोला गया है? तो इसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो जो भी गरीब सब है, मतलब गरीब वर्ग के लोग हैं, उसको निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा। आ रहा है? विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता उसको प्रदान करेगा। जैसे आपको भी कुछ कानूनी सलाह लेना पड़ता है तो क्या पुलिस के पास जाके आप पैसा देते हैं तब वो देता है कानूनी सलाह? नहीं देता है। आपको अगर वकील नहीं कर पाते तो सरकारी वकील आपके लिए जिंदाबाद है कि नहीं? कोर्ट में पैसा तो नहीं लेता है वो सब। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य क्या करेगा? विधिक सहायता प्रदान करेगा। उसके बाद कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा? 40। तो अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य जो है वो ग्राम पंचायत का गठन करने के लिए प्रयास करेगा और वहाँ पे स्व सरकार चलाएगा, स्व सरकार को बढ़ावा देगा। राज्य जो है वो ग्राम पंचायत को बढ़ावा देगा, उसका गठन के लिए बढ़ावा करेगा और इसके साथ साथ वहाँ पे स्व प्रशासन को चलाएगा, स्व सरकार। आप एक बात गौर करिए, जो ग्राम पंचायत चलता है वो अपने आप में एक देश है। अगर आप गौर से देखिएगा तो, है कि नहीं? वहाँ अपना मुखिया होता है, उसका अपना वार्ड सदस्य होता है, उसका अपना सचिव होता है, पंचायत सचिव सुने होंगे। सब चीज़ लगता है कि पूरा पूरा देशे है वो। जैसे देश में प्रधानमंत्री होता है, वहाँ पे मुखिया होता है, प्रधानमंत्री का एक सचिव होता है, तो उन लोग को भी एक सचिव मिलता है, इसके पास भी कुछ होता है सदस्य, इसके पास भी कुछ सदस्य होता है। तो मिला जुला करके ये लगता है कि क्या है? स्थानीय सरकार है, स्व सरकार है, अपना सरकार है उसका। तो 21 अनुच्छेद में कहा गया है, 40 अनुच्छेद में। अब गौर करिए, आपको गांधीवादी सिद्धांत में 40 गया होगा। अनुच्छेद 40 गांधीवादी में लिखाया गया ना? क्यों लिखाया गया? क्योंकि गांधी जी किसके पक्ष में थे? ग्राम पंचायत को विकास करने में वो ज़्यादा था, इसलिए गांधी जी का विचारधारा में अनुच्छेद 40 को दिया गया ना वहाँ पे। अब आ रहा है समझ में किस प्रकार से आपको एडजस्ट करना है उसमें? अनुच्छेद 40 के बाद क्या हो जाएगा? 41। तो अनुच्छेद 41 कहता है काम पाने वाला, शिक्षा पाने वाला, रोजगार पाने वाला, या फिर कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है,
ये या फिर कोई अयोग्य व्यक्ति है, तो ये सब को राज्य क्या करेगा? लोक सहायता प्रदान करेगा। राज्य क्या करेगा? लोक सहायता प्रदान करेगा। ठीक है यहाँ तक में। उसके बाद अनुच्छेद 42 कहता है कि राज्य जो है वो काम करने का दिशा के लिए, राज्य जो है वो काम करने के दिशा के लिए न्यायपूर्वक दशा को क्या करेगा? निर्धारित करेगा। ये नहीं कि किसी से आप कतनों काम करवा रहे हैं, तो वो सब बात नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य जो है वो निर्वाह मजदूरी और कर्मचारियों का जीवन स्तर को ऊंचा करने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। वीडियो में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, अब आ रहा है। तो अनुच्छेद 43 कहता है कि राज्य जो है वो निर्वाह जीवन यानी कि निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर को बढ़ाने का क्या करेगा? प्रयास करेगा। चिंता मत करिए, अभी मुंह देख के सबका लग रहा है कि किसी को याद नहीं हो रहा है, हम याद करवा देंगे, चिंता मत करिए, लेकिन बस हमको एक बार लिखने दीजिए। अनुच्छेद 43 है ना ये, तो 43 को कहेगा और 43 खो कहेगा। क्या कहेगा? तो ये कहता है उद्योग का प्रबंध में कारीगर का भूमिका रहना चाहिए और सहकारी समिति का विकास करना चाहिए। अब देखिए कैसे याद होता है। बस पहला आपका स्टेप यहाँ पे खत्म हो गया 43 खो तक। उसके बाद हम लोग दूसरा ट्रिक से याद करेंगे। इसको किस प्रकार से याद रखना है, इसको ध्यान से समझिए। 36-37 में कुछ नहीं है। 36 में क्या बोला गया है? तो इसमें बोला गया है कि जो राज्य का परिभाषा भाग 3 में, वही राज्य का परिभाषा किस में रहेगा? भाग 4 में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक में? अब भाग 3 जो पढ़ा होगा उसको पता होगा मूल अधिकार में। 37 में कहा गया है कि ये राज्य को मानने के लिए बाध्य नहीं करेगा। राज्य मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है, वो उसके ऊपर में डिपेंड करेगा। ठीक है यहाँ तक में? अब आपको समझ में आ रहा है? अगर मान के चलिए कहीं पे आप काम कर रहे हैं और सरकार आपको, लड़का को वही काम करने के लिए दे रहा है 10,000 और आपको दे रहा है 8,000, तो क्या आप इसको न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं? क्योंकि सीधा बोल दिया है कि राज्य इसको माने या नहीं माने उससे मतलब नहीं है। ये बस एक निर्देश दिया है कि आपको इस तरीके से काम करना है, लेकिन राज्य ऐसा करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? कभी सुने हैं क्या? जो महिला दरोगा होता है उसको 50,000 मिल रहा है और जो पुरुष दरोगा होता है उसको 70,000 मिल रहा है। कभी सुने हैं ऐसा? दोनों को क्या मिलेगा? इक्वल मिलेगा। तो राज्य ऐसा करता नहीं है। राज्य ये सबको सटा के चलता है ताकि दिक्कत नहीं हो बाद में। अब इसको याद हम लोग किस प्रकार से करेंगे? 43 तक हम लोगों को किस प्रकार से याद करना है? तो ध्यान से केवल समझिएगा, याद अब ये हो जाएगा। और घर जा कर के इसको कम से कम 4 बार आपको बोल बोल के पढ़ना है और कम से कम 3 बार इसको लिखना है, तब आपको ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाएगा, न तो फिर बड़ा समस्या होगा। देखिए 36-37 याद करने में कुछ नहीं है। 36 में वही कहा गया है कि जो भाग 3 में राज्य का परिभाषा है वही भाग 4 में भी राज्य का परिभाषा होगा। तो पहला तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। 37 में कहा गया है कि राज्य जो है इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा और डीपीएसपी को न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है और ये वो विवाद होगा, इस पे कोई विवाद उठना नहीं चाहिए। आया समझ में? तो 36-37 को छोड़ दिया जाए, 38 से याद किया जाए। देखिए 38 में याद करने के लिए आपको सिंपल याद रखना है, लहसुनी, लहसुन याद रखना है। क्या याद रखना है? लहसुन। 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 तो लहसुन, तो लह से हो गया 37-38 और सू से हो गया आपका 39। बात बुझे? लहसुन 38-39, 38 रुपये किलो लहसुन। लहसुन कैसे किलो? 38 रुपये किलो। तो देखिए 38 से क्या हो गया? ल से क्या हो जाएगा? लोक कल्याण। अब आप ये मत सोचिएगा कि सारा का सारा आपको हम याद करवाएंगे। हम शुरू का आपको याद करवा दिए लोक कल्याण। अब इसके बाद आप जब इसको 4 बार पढ़िएगा घर में तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग उसके बाद वर्ड को फेंक देगा कि लोक कल्याण के बाद ये बोलो। जैसे बात समझ में आया ना? तो 38 लोक कल्याण, 38 लोक कल्याण। 39 में क्या है? तो सुरक्षा, लहसुन है ना, तो सुरक्षा। 39 का को में क्या है? तो निःशुल्क विधिक सहायता। अब हमको उम्मीद है कि आपको 39 को तक याद हो गया होगा।
लहसुन 38, 39 और 39 को। 36, 37 में कुछ नहीं है। 36 में क्या है आपका, जो भाग 3 में राज्य का परिभाषा है वही परिभाषा भाग 4 में रहेगा। 37 में कहा गया है कि यह जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी है, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। राज्य इसको माने या न माने उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये अविवाद है, इस पर किसी प्रकार का विवाद नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक में? हाँ, लेकिन अगर इसको लागू करने में राज्य के द्वारा मूल अधिकार का हनन हो जा रहा है किसी तरीके से, तब हम उसको एससी में चुनौती दे सकते हैं। ये बात याद रहे, किसी भी प्रकार से मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो 38, 39 और 39 को अगर आपको याद हो गया तो सिंपल आपको याद रखना है कि लहसुन, तो लहसुन यानी कि 38, 39, तो ल से क्या हो जाएगा, लोक कल्याण। लोक कल्याण में जोड़ दीजिए कि राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो लोक कल्याण के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करेगा। उसका सु यानी कि 39 में सु यानी कि क्या हो जाएगा, सुरक्षित करेगा। क्या क्या सुरक्षित करेगा वो, तो आजीविका को प्रदान करेगा, इस नागरिकों को क्या करेगा, आजीविका को प्रदान करेगा, महिला और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देगा, बच्चों का स्वास्थ्य के लिए कार्य करेगा राज्य। और इसमें आप लिख सकते हैं कि महिला और सामूहिक कार्य के लिए, सामूहिक हित के लिए जो भौतिक है, भौतिक मतलब जो भी वस्तु है, संसाधन है, उसका वो समान वितरण करने का प्रयास करेगा, समान वितरण। लेकिन अब देखिए बड़ा चालाक है, यहाँ बोल दिया कि सामूहिक हित के लिए, सामूहिक हित के लिए, ये नहीं कि व्यक्तिगत हित के लिए, सामूहिक हित इसमें आना चाहिए। उसके लिए जो भी आपके पास भौतिक संपदा है उसका आप क्या करने का प्रयास करिएगा, समान वितरण, यानी कि समाज को एक समान मिल पाए वो सब, ठीक है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको 39 को तक याद हो गया होगा। और 39 को में क्या है, तो नौ से क्या, निःशुल्क विधिक सहायता। आया समझ में? 36, 37, 38, 39, 39 को, इसमें किसी को कोई दिक्कत है? 36 में बोला गया कि राज्य का वही परिभाषा होगा जो परिभाषा भाग 3 में होगा। 37 में कहा गया कि यह न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है डीपीएसपी को राज्य के विरुद्ध में, और राज्य इसको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। 37 हो गया। 38 में कहा गया लोक कल्याण, यानी कि लोक कल्याण के लिए राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देगा। 38 में कहा गया कि जो सुरक्षित करेगा, क्या क्या सुरक्षित करेगा राज्य, तो स्त्री और पुरुष को समान काम के लिए समान वेतन देगा, नागरिकों को आजीविका का साधन उपलब्ध करवाएगा, उसके बाद बच्चों का स्वास्थ्य के लिए विकास करेगा वो, उसके बाद सामूहिक हित के लिए जो भौतिक संपदा है उसका वो समान वितरण करने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। करवे करेगा ही जरूरी नहीं है, प्रयास करेगा। क्लियर है यहाँ तक में? खत्म कर दिया जाए इसको। फिर 39 को में क्या कहा गया कि राज्य जो है वो गरीब या वंचित वर्गों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करेगा, ये करने का प्रयास करेगा। समझ में आया? तो 39 को तक में किसी को कोई दिक्कत है? तब हम उसके बाद 40 से बढ़ेंगे। तो पहले आप 39 तक लिख लीजिए। और आपको एग्जाम में किस प्रकार से लिखना है, तो सब्जेक्टिव सामाजिक पहले लिखिएगा, समाजवादी विचारधारा, अनुच्छेद इतना 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 इतना, उसके बाद उसमें लगाइएगा। फिर उसी प्रकार से गांधीवादी, लेकिन हम करवा रहे हैं एक लाइन से। लिखिए 38 में लिखा जाए, 36 में लिखा जाए, भाग 4 में राज्य का मतलब वही है जो भाग 3 में राज्य का मतलब है। भाग 4 में राज्य का वही मतलब है जो भाग 3 में राज्य का मतलब है। सैंतीस लिखिए, 37 लिखिए। यह गैर न्यायोचित है, यह गैर न्यायोचित है, यह गैर न्यायोचित है, यह गैर न्यायोचित है जिसे राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है, जिसे राज्य मानने के लिए बाध्य नहीं है।
बाध्य नहीं है। 38 लिखिए, लोक कल्याण के लिए राज्य, लोक कल्याण के लिए राज्य, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय, लोक कल्याण के लिए राज्य, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय करेगा। 39 लिखिए, आर्थिक राजनीतिक सामाजिक न्याय करेगा। 39 लिखिए, 39 होगा, राज्य सुरक्षित करेगा। 39 में लिखिए, राज्य सुरक्षित करेगा, राज्य सुरक्षित करेगा। ए नंबर में डैश दे करके लिखिए, राज्य सुरक्षित करेगा, ए नंबर में लिखिए। हाँ 39 है वो, ए नंबर में लिखिए, सभी नागरिकों को जीविका का साधन उपलब्ध कराना, सभी नागरिकों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। बी नंबर में लिखिए, सभी लोगों को आजीविका का साधन उपलब्ध कराना। बी नंबर में लिखिए, स्त्री व पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री व पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन, स्त्री व पुरुष सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन। तीसरा लिखिए, सामूहिक हित के लिए भौतिक संपदा का समान वितरण, सामूहिक हित के लिए भौतिक संपदा का समान वितरण, सामूहिक हित के लिए भौतिक संपदा का समान वितरण। हो गया। बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी वृद्धि, बच्चों में स्वास्थ्य संबंधी वृद्धि। 39 को लिखिए, अनुच्छेद 39 को, अनुच्छेद 39 को इसमें डैश दे करके लिखिए, राज्य गरीबों के लिए निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करेगा, राज्य गरीबों के लिए निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करेगा। हो गया। हाँ चलिए, अब 40 के बाद समझा जाए। देखिए 40, 41, 42, 43, अब हम लोग इतना पहले याद करेंगे। तो आप याद रखिए कि आप 40 वर्ष में मुखिया बन गए। क्या बन गए? मुखिया बन गए। यानी कि आप कहाँ चले गए? ग्राम पंचायत। तो 40 में क्या बोलता है? ग्राम पंचायत का गठन करेगा और इसके साथ साथ वहाँ पे स्व सरकार चलाने के लिए राज्य क्या करेगा? बढ़ावा देगा, नई नई इकाई का गठन करेगा। हो गया, क्लियर है यहाँ तक में? राज्य क्या करेगा? ग्राम पंचायत का गठन करेगा और स्व सरकार पे बढ़ावा देगा, वहाँ पे स्व सरकार को बढ़ावा देगा। 41, अब देखिए, मान के चलिए आप मुखिया बन गए। तो जब आप मुखिया बन गए तो लोग आपके पास क्या मांगने आएगा? काम मांगने आएगा। शिक्षा लेने के लिए आपके पास आएगा कि कैसे जीते हैं आप, क्या धांधली कर रहे हैं। रोजगार लेने के लिए आएगा। बीमारी होगा तो आपसे बीमार मिलने आएगा। बूढ़ो आएगा आपसे मिलने, यानी कि आपसे क्या उम्मीद रखेगा वो कि आप क्या करिएगा? लोक सहायता करिएगा। मतलब लोगों का आप क्या करिएगा? सहायता करिएगा। यानी कि 40 में आप मुखिया बने और 41 में आपका क्या काम रहेगा? लोक सहायता करना। 40 वर्ष में आप मुखिया बने, 41 वर्ष में आप क्या करिएगा? लोक सहायता। 40 में मुखिया बने, 41 में क्या करिएगा? लोक सहायता। 40 मुखिया, 41 में लोक सहायता। लोक सहायता में क्या क्या? तो काम पाने वाला, शिक्षा पाने के लिए, रोजगार के लिए, बीमार है कोई, बूढ़ा है कोई, ये सबको आप क्या करिएगा? लोक सहायता करिएगा। जैसे काम पाने वाला को आप काम दे सकते हैं, शिक्षा को शिक्षा दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, बीमार को आप अस्पताल भेजने का कार्य कर सकते हैं, बूढ़ा को आप पेंशन दे सकते हैं। ये सारा स्कीम आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखिए 42, आप जो काम करिएगा वो काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्वक होना चाहिए। आप जो काम करिएगा वो काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्वक होना चाहिए। अब जो आप न्यायपूर्वक मतलब कि आप मजदूरी आप उसको इतना दीजिए कि वो अपना जीवन का क्या कर लेगा? निर्वाह कर लेगा, सर्वाइव कर पाएगा वो, ताकि उसका जीवन का स्तर क्या हो सके? बढ़ सके। बोलिए, याद हुआ 43 तक? अभी 43 में 2 ठो और है उधर।
तो 40 में आप मुखिया बने यानी कि ग्राम पंचायत, 41 में आप लोक सहायता करने के लिए काम करने लगे, 42 में आपका काम के लिए न्यायपूर्वक होना चाहिए। न्यायपूर्वक कब होगा? जब आप मजदूरी दीजिएगा एकदम निर्वाह की तरह वो कर ले, सर्वाइव कर ले मजदूरी से, ताकि उसका जीवन स्तर क्या हो सके? उच्च हो सके। और 43 का यही था। ठीक है, 43 का को कहता है कि आप जो यहाँ पे मजदूरी दीजिएगा उसको, वो कहाँ दीजिएगा? उद्योगे में न दीजिएगा। तो उद्योग का प्रबंधन में जो कर्मचारी होगा या कोई अगर कामगार होगा तो उसका भी भूमिका रहना चाहिए। और सहकारी समिति का क्या करने का विकास किया जाए? सहकारी समिति का क्या किया जाए? वृद्धि किया जाए। बात समझ में आया? तो 43 तक में किसी को कोई दिक्कत है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए तब। तो सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए, 36 37 में तो किसी को कोई दिक्कत ही नहीं होगा। 36 में भाग 3 का ही वही परिभाषा है जो इसमें है। 37 में कहा गया कि इसको ये गैर न्यायोचित है। 38 39 तो पता ही है, लहसुन। 38 39 लहसुन। 40 41 42 43 43 को 43 खो। आप मुखिया बने, ग्राम पंचायत, आप लोक सहायता का कार्य किए, शिक्षा पाने, रोजगार पाने, बीमारी, बुरा, ये सब का आप सहायता किए। आपका काम कैसा होना चाहिए? न्यायपूर्वक होना चाहिए। न्यायपूर्वक कैसा होगा? जब आप मजदूरी दीजिएगा इतना कि वो अपना जीवन का क्या कर ले? निर्वाह कर ले। बात बुझ रहे हैं ना? और उसका जीवन स्तर क्या हो जाए? उच्च हो जाए। अब इसी से निकल जाएगा। आप मजदूरी कहाँ दीजिएगा उसको? उद्योग में। उद्योग कैसा रहेगा? तो सरकारी रहेगा। काम खत्म। बोलिए आसान है या भारी है? आसान है। जब इसका क्वेश्चन आपको अगला दिन मिलेगा टेस्ट के थ्रू तो भी हल्का लगेगा। अगर आप इस तरह पढ़े हैं तो वो आप लोग को मिलेगा क्वेश्चन अगला दिन। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखा जाए। 40 में लिखिए, अनुच्छेद 40 में लिखिए, ग्राम पंचायतों का गठन एवं स्व सरकार को बढ़ावा। ग्राम पंचायत को 40 ग्राम पंचायत का गठन एवं स्व प्रशासन स्व सरकार को बढ़ावा। 41 में लिखिए, क्या? ग्राम पंचायत को क्या लिखिए आप? ग्राम पंचायत को ग्राम पंचायत का गठन एवं स्व सरकार को बढ़ावा। हो गया? अगला लिखिए 41 में, काम पाने, शिक्षा पाने, रोजगार, बीमार व्यक्ति, बुजुर्ग एवं अर्हता का अभाव। अर्हता मतलब होता है उसका योग्यता, एवं अर्हता का अभाव लोगों के लिए लोक सहायता का प्रबंध करना। अर्हता का अभाव लोगों के लिए लोक सहायता का प्रबंध करना। लोक सहायता का प्रबंध करना। चलिए 42 लिखिए, काम करने के लिए न्यायपूर्वक दशा तय करना। काम करने के लिए न्यायपूर्वक दशा तय करना। 43 लिखिए, काम करने के लिए न्यायपूर्वक दशा तय करना। 43 लिखिए, राज्य का यह दायित्व होगा कि वह निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करे। वह निर्वाह मजदूरी और जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करे। मजदूरी एवं जीवन स्तर को बढ़ाने का प्रयास करे। 43 को लिखिए, 43 को लिखिए, 43 को
उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका तय करना। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भूमिका तय करना। उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों का भूमिका तय करना। 43 ख में लिखिए सहकारी समितियों का वृद्धि करना। सहकारी समितियों में वृद्धि करना। चलिए कितना होगा 44 ना। देखिए 44 में बोला गया है कि राज्य जो है सभी के लिए समान सिविल संहिता लाएगा। राज्य जो है वो सभी नागरिक के लिए एक समान सिविल संहिता यानी सिविल कोड को लाएगा। अर्थात आप देखते होंगे कि हिंदू धर्म में आप दूसरा विवाह तभी कर सकते हैं जब आप पहली पत्नी को डिवोर्स दीजिएगा, तलाक दीजिएगा, लेकिन मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता था। आप एक ठो रहने के साथ भी आप और 2-3 ठो से विवाह कर सकते थे, आप में उसमें कोई कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है। यदि आप हिंदू धर्म से संबंधित हैं तो आप यदि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी पत्नी के साथ विवाह या फिर पहला पति के रहते दूसरा पति के साथ विवाह करनी, ऐसा भी तो हो सकता है, तो आप पे कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो वही यहाँ पे राज्य कहता है कि विवाह करने का तरीका हो सकता है सबका अलग अलग हो, लेकिन छोड़ने का तरीका सबका क्या रहना चाहिए, एक जैसा रहना चाहिए। सबके लिए कानून एक के तरह रहना चाहिए। इसलिए राज्य प्रयास करेगा कि वो क्या लाएगा, समान सिविल संहिता लाएगा। जान के आप लोग को आश्चर्य होगा कि अभी तक ये नहीं आया है, लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार है वो इसको लाने का खूब बढ़ चढ़ कर प्रयास कर रहा है। आ जाए तो अच्छा है, काफ़ी लोगों का भला हो जाएगा। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य जो है वो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को क्या देगा, बताइए, शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि जो भी अनुसूचित जाति है, जनजाति है, उसके शैक्षणिक और सामाजिक विकास के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। बात समझ में आया क्या? 45 का है वो 45 नहीं है, हाँ ये 45 होगा, ये 46 होगा। हम बोल रहे थे 45 लेकिन लिख दिए थे 46। कोई बात नहीं, हो जाता है। तो 45 क्या कहता है कि ये 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को क्या करेगा, निःशुल्क शिक्षा देने का प्रयास करेगा। 46 क्या कहता है कि ये अनुसूचित जाति और जनजाति को शैक्षणिक और सामाजिक वृद्धि करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषणीय स्तर को बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके साथ साथ में इसी में एक मेन वर्ड आ जाता है जो आपके नीतीश कुमार बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं, इसको आप समझ गए होंगे आप लोग। मादक पदार्थ को ये क्या कर सकता है, निषेध कर सकता है। बिहार के मुख्यमंत्री ने नीति निर्देशक तत्व 36 से लेकर के 51 तक में कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, लेकिन वो इसको पढ़ लिया 47 को, इसलिए इसको यहाँ पे लागू कर दिया। उसको ये भी पढ़ना चाहिए कि 6 से 14 बरस का उम्र तक का बच्चा को एकदम अच्छा शिक्षा मिलना चाहिए, केवल खिचड़ी वाला शिक्षा नहीं मिलना चाहिए कि स्कूल गया, खिचड़ी खाया, अंडा लिया, सेब लिया, उसका काम नहीं करना। सरकारी स्कूल में तो यही भी करता है, ये सब भी उनको देखना चाहिए। तो 47 को में क्या कहा गया है कि मादक पदार्थ को राज्य अगर चाहेगा तो उसको क्या कर सकता है, निषेध कर सकता है। अब हम लोग पहले यहाँ तक याद करेंगे, इसको ध्यान से समझिए। अनुच्छेद आप छोड़ दीजिए कि क्या अनुच्छेद कितना से कितना है, आप स्टोरी के तरह इसको याद रखिए, अनुच्छेद आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। सिंपल, समान सिविल संहिता आएगा। क्या आएगा, समान सिविल संहिता। अब देखिए समान सिविल संहिता, जैसे समान आ गया तो आप समझ जाइएगा आपका कौन आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा, क्योंकि आप बच्चा को कैसा व्यवहार करिएगा, सब बच्चा के साथ समान व्यवहार। चाहे आपका 6वां बच्चा हो, चाहे आपका 14वां बच्चा हो, सबके साथ आप कैसा व्यवहार करिएगा, समान। बात समझ, तो समान उसका 6 से 14 वर्ष का बच्चा। अब फिर चाहे बच्चा आपका
अनुसूचित जाति का हो या फिर आपका क्या हो, जनजाति का हो, आप उसको क्या प्रदान करिएगा, शिक्षा प्रदान करिएगा। और शिक्षा प्रदान करिएगा, शिक्षा दिमाग में तभी घुसेगा जब उसका पोषण का स्तर क्या रहेगा, उच्च रहेगा। अब पोषण का स्तर उच्च तभी रहेगा जब वो मादक पदार्थ सबका क्या करेगा, निषेध करेगा। कहानी खत्म। आया समझ में। उसका बाद बचा कौन, 48, 49, 50, 51, 4 गो बचा। अब वो 4 भी तुरंत खत्म हो जाएगा। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कहानी की तरह याद करिए ना। अब बताइए आप, इसमें कौन कौन सा आ रहा है, 44, 45, 46, 47, 44, 45, 46, 47। अब हम आपसे पूछेंगे 6 से 14 वर्ष का बच्चा किस में है, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा 45 में, क्योंकि आपने अनुच्छेद याद नहीं होगा। इसको याद करिएगा तो आज याद करिएगा, कल भूल जाइएगा, क्योंकि ये नंबर है। आपको ये अंदर का वाला याद रखना है, वो भी कहानी की तरह, तो तब आपको याद हो जाएगा। इसको आप याद रखने के लिए SC ST याद कर सकते हैं, है कि नहीं। उसका पोषण और उसका शराब तो आएगा ही। तो बताइए आप लोग, बिना देखे बताइएगा, पहले एक बार पढ़ लीजिए। समान बचवा है, 6 से 14 वर्ष का समान बच्चा है, कौन से जाति का है, SC ST का है। क्या उसको चाहिए, पोषण चाहिए, और मादक पदार्थ से उसको क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब 44, 45, 46, 47, 47 को हो गया काम खत्म। जैसे आपसे कोई पूछेगा कि बताइए पोषण का स्तर का बढ़ाने के लिए राज्य को निर्देश दिया गया है, कौन सा अनुच्छेद में, 47 में दिया गया है। मादक पदार्थ या हानिकारक पदार्थ को निषेध करने का निर्देश दिया गया, 47 को में दिया गया है। पूछेगा आपसे कि 6 से 14 वर्ष का शिक्षा के लिए बताया गया है, किसमें बताया गया है, 45 में बताया। पूछेगा आपसे कि SC ST या फिर जो भी पिछड़ा वर्ग है उसके लिए शैक्षणिक और सामाजिक विकास करने का राज्य प्रयास करेगा, किसमें बोला गया है, 46 में बोला गया है। काम खत्म। आया समझ में। दिक्कत है किसी को, लिखा जाए। छूट गया, कोई बात नहीं। 44 में लिखिए, राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, राज्य देश के सभी नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता को लाएगा, समान सिविल संहिता को लाने का प्रयास करेगा। हो गया। उसके बाद लिखिए, कितना होगा, 45 ना। हाँ, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयास करेगा। छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए राज्य जो है वो शिक्षा का प्रबंध करेगा। उसके बाद लिखिए अगला, छियालीस लिखिए। अनुसूचित जाति जनजातियों में शैक्षणिक व सामाजिक, अनुसूचित जाति जनजाति में शैक्षणिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा के शैक्षणिक व सामाजिक विकास के लिए राज्य प्रयास करेगा। सैंतालीस में लिखिए, पोषणीयता स्तर को बढ़ाने के लिए, पोषणीयता स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य विभिन्न कार्य करने के लिए प्रयास करेगा। पोषणीयता स्तर को बढ़ाने के लिए राज्य जो है वो विभिन्न नीतियों पर काम करेगा या विभिन्न कार्य करने का प्रयास करेगा। उसके बाद लिखिए 47 को में, 47 को में लिखिए, राज्य कोई भी हानिकारक या मादक पदार्थ को निषेध कर सकता है। राज्य जो है वो कोई भी हानिकारक या
मादक पदार्थ को निषेध कर सकता है। देखिए 48 अनुच्छेद कहता है, 48वां अनुच्छेद कहता है कि राज्य जो है वो कृषि या पशुपालन में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीकों को क्या करेगा, लाएगा। राज्य जो है वो कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके को लाएगा। अनुच्छेद 48 को में कहा गया कि राज्य का एक प्रयास ये भी रहेगा कि वन्य और वन्य जीव का ये क्या करेगा, रक्षा करेगा। इसलिए आप देखे होंगे इस तौर पे भी कई सारा प्रयास किया जाता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य खोला जाता है, जू खोला जाता है, तो ये सब में उसको क्या किया जाता है, रक्षा किया जाता है। कई सारा निगरानी रखा जाता है उन लोगों के ऊपर में। अनुच्छेद 49, उसके बाद 50, उसके बाद अनुच्छेद 51, उसके बाद हम लोग का ये खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 49 कहता है कि राज्य जो है वो राष्ट्रीय महत्व वाला जो भी स्मारक होगा, स्तंभ होगा या भवन होगा, उसको क्या करेगा, तो संरक्षित रखेगा। उसको क्या रखेगा, ये जैसे लाल किला है, ताजमहल है, ये सबको संरक्षित रखने का कार्य कौन करता है, तो राष्ट्र करता है। अनुच्छेद 50 कहता है कि लोक सेवाओं में जो न्यायपालिका है उसको वो कार्यपालिका से क्या करेगा, पृथक रखने का प्रयास करेगा। पृथक मतलब क्या होता है, अलग। न्यायपालिका समझ में आ रहा है ना, न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखने का प्रयास करेगा, अलग रखने का प्रयास करेगा। अब अंतिम है अनुच्छेद 51। तो अनुच्छेद 51 कहता है कि राज्य जो है कई सारा प्रयास करेगा, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय संधि को मानेगा। ये कोई भी अगर विवाद होता है तो उसको मध्यस्थता के द्वारा सुलझाने का प्रयास करेगा राष्ट्र, और अंतर्राष्ट्रीय नियम को भी ये मानेगा, अंतर्राष्ट्रीय संधि को मानेगा। ये सब अंतर्राष्ट्रीय मतलब इसमें समझ लीजिए 51 में क्या बोला गया, केवल विदेशी के बारे में बोला गया। दो राष्ट्रों के बीच में अगर कोई विवाद हो गया तो उसको ये कैसे सुलझाएगा, तो मध्यस्थता करके सुलझाएगा इसको ये। अगर किसी राष्ट्र के बीच में संधि हुआ है या कोई गठबंधन या फिर नियम बना है तो उसको भी ये क्या करेगा, मानेगा। आ रहा है समझ में, हम लोग का ये पूरा का पूरा अनुच्छेद खत्म हो गया। इसको याद तभी होगा जब आप घर में जाकर के इसको 4 बार पढ़ना है, केवल इसको 4 बार पढ़िएगा। 3 बार इसको लिखना है, 2 बार इसको मन में पढ़ना है, मन में बोलना है। अगर इतना कर लिए तब आपको याद हो जाएगा, न तो आज सोच लीजिए कि आप पढ़ें, उसका 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। चलिए लिखिए। 48 में लिखिए, राज्य कृषि एवं पशुपालन में वैज्ञानिक व आधुनिक तरीकों को लाने का प्रयास करेगा। वैज्ञानिक व आधुनिक तरीकों को लाने का प्रयास करेगा। उसके बाद लिखिए 48 को में, राज्य वन एवं वन्य जीव का भी रक्षा करेगा, करने का प्रयास करेगा। राज्य वन्य एवं वन्य जीव का भी रक्षा करने का प्रयास करेगा। 49 में लिखिए, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भवन इत्यादि का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, भवन इत्यादि का संरक्षण करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्तंभ, भवन इत्यादि का संरक्षण करना राज्य का दायित्व होगा। राज्य का दायित्व होगा। (50) में लिखिए, लोक सेवाओं में
लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का प्रयास करेगा। लिखिए 51 में लिखिए राज्य का यह दायित्व होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय संधि इत्यादि को माने तथा विवादों को मध्यस्थता के आधार पर सुलझाए।